हेलो हाय। सब कुछ सही, कुशल मंगल। भाई देखिए, ऐसा है कि आपका जो ब्रांच अकाउंटिंग है ना, उस ब्रांच अकाउंटिंग में देखो मैं कितनी अच्छी राइटिंग लिख रहा हूँ। उस ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर में मैंने आपको इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जो हैं उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है। और वहाँ पर हम ये करते थे कि जो ब्रांच है वो अलग जो है अपना ट्रायल बैलेंस बनाती थी, P&L बैलेंस शीट, और HO जो है वो अपना अलग ट्रायल बैलेंस बनाता था, P&L एंड बैलेंस शीट। इसके साथ HO जो है इसके साथ कंसोलिडेटेड बनाता था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और कई बार कंसोलिडेटेड P&L भी बनाता था। तो जहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस ही ब्रांच का जो है सीधा सीधा जो है इनकॉर्पोरेट कर रहा है HO, तो वो अपने ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का ट्रायल बैलेंस मर्ज करेगा तो सीधा ही कंसोलिडेटेड P&L और फिर उससे बैलेंस शीट बनाएगा। और जहाँ पर HO ब्रांच की सिर्फ बैलेंस शीट को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, अपनी बैलेंस शीट में मर्ज कर रहा है, तो वहाँ पर वो डायरेक्टली जो बैलेंस शीट है उसे कंसोलिडेटेड बनाएगा। एसेट एसेट में मर्ज करेगा, लाइबिलिटी लाइबिलिटी में मर्ज करेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई थी आपको? मैंने आपको ये बताया था कि पॉइंट नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 वो ये है कि जब भी आप ब्रांच का ट्रायल बैलेंस देखें और HO का ट्रायल बैलेंस देखेंगे, जब भी देखेंगे आप, तो आप देखें कि ब्रांच में HO का बैलेंस कितना आ रहा है और HO में ब्रांच का बैलेंस कितना आ रहा है। अगर उसमें मिसमैच है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर या जो एंट्रियाँ पास नहीं हुई है उसे पास करके जो है आप पहले इन दोनों को मैच कराएं, जिससे कि ट्रायल बैलेंस एक का ट्रायल बैलेंस अपडेट हो जाएगा। जिसमें एंट्री पास नहीं हुई है, रह गई है, उसमें एंट्री पास करके उसका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। HO ब्रांच का बैलेंस मैच होगा, साथ में इसका ट्रायल बैलेंस भी नया बन जाएगा ना, उसमें इनकॉर्पोरेट कर लीजिए एंट्रीज। भूल मत जाइएगा, जो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करी है वो ट्रायल बैलेंस में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, पर ट्रायल बैलेंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो बुक में गिवन है, वो पुराना गिवन है। तो एंट्री पास कर जो इम्पैक्ट यहाँ पर आना चाहिए ट्रायल बैलेंस में, वो इसी में ऐड माइनस करके दिखा दीजिए, ताकि आपके पास नया ट्रायल बैलेंस आ जाए। और फिर नए ट्रायल बैलेंस के हिसाब से आप P&L बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, उसे इनकॉर्पोरेट करिए, और HO की जो है बैलेंस शीट, P&L सब कुछ बनाइए। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई थी। इसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था कि जहाँ पर एक ब्रांच होती है वो दूसरी ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, दूसरी ब्रांच तीसरी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, तीसरी वाली जो है वो पहली वाली के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, यानी इंटर ब्रांच जो है ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो उसे ब्रांच ये मानकर रिकॉर्ड करेगी, ये वाली ब्रांच, कि ये ट्रांजैक्शन मैंने HO के साथ करी है। ये वाली ब्रांच भी मानकर रिकॉर्ड करेगी मैंने HO के साथ ट्रांजैक्शन करी है, HO HO HO। यानी एक ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में दूसरे ब्रांच का बैलेंस नहीं आएगा, इंस्टेड HO का बैलेंस आएगा। और HO जो है वो इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो ब्रांचेस के बीच में हो रही है, कि भैया इस ब्रांच ने अगर इसको कुछ दिया, ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को कुछ दिया, तो जिसको मिल रहा है वो डेटर और जिसने दिया है वो क्रेडिटर। मतलब इसने कुछ दिया तो जो सामने वाले को फ्री में मिल गया उससे पैसा लेना है तो उसको डेटर बना दिया, डेबिट कर दिया, और इसे क्रेडिट कर दिया। ऐसे जो है इंडिविजुअल एंट्री भी पास हो सकती है, या फिर आप एक समरी बनाएं कि किस ब्रांच को हेड ऑफिस डेबिट करेगा, हर ट्रांजैक्शन में किसको क्रेडिट करेगा, और उसका जो समरी का निष्कर्ष आए, नेट आए, उस नेट अमाउंट को जो है आप रिकॉर्ड कर लें। जो ब्रांच डेबिट करनी है, जो क्रेडिट करनी है, उसका नेट इम्पैक्ट क्रेडिट डेबिट कर लें समरी शीट बनाकर। ये भी एक मेथड होता है। अब इसके बाद जो है मैं आपको आज कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ स्टॉक रिजर्व का। उसमें क्या होता है, जैसा कुछ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में करा था वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हमने देखा था कि कैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो है मार्जिन पर गुड्स बेचता है, प्रॉफिट जोड़कर गुड्स को बेचता है, सामने वाला डिपार्टमेंट आगे सेल कर देता है। सेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसने अपना प्रॉफिट कमाया, उसने अपना प्रॉफिट कमाया। बट अगर नेक्स्ट डिपार्टमेंट सेल नहीं कर पाता, वो क्लोजिंग स्टॉक में सामान आ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जब हम कंपनी एज अ होल देखते हैं तो उस क्लोजिंग स्टॉक में
कुछ मार्जिन जुड़कर आ रहा है जो एक्चुअली में मार्जिन है नहीं पूरी कंपनी का। एक डिपार्टमेंट ने अपना मार्जिन मान लिया बट पूरी कंपनी एज अ होल का वो मार्जिन है नहीं, क्योंकि वो फाइनल कस्टमर को तो बिका ही नहीं। तो इसलिए उस मार्जिन को हटाना होता है, उसे हम स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो पीएनएल में जहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा तो कहीं ना कहीं आप पीएनएल में यहाँ पर स्टॉक रिजर्व भी डाल देते हैं, स्टॉक रिजर्व की एंट्री भी आप डाल देते हैं। और सिमिलरली जब बैलेंस शीट बनती है तो उसमें जब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाते हैं आप क्लोजिंग स्टॉक, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक मार्जिन जुड़कर आ रहा है, तो सामने जो है स्टॉक रिजर्व आप लिख देते हैं कि भैया इतना तो डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक है बट इसमें कुछ रिजर्व है जो हमने क्रेडिट करा है, प्रोविजन बनाया हुआ है। आप चाहें तो रिजर्व को यहाँ दिखाने की बजाय माइनस करके भी दिखा सकते हैं, भैया स्टॉक रिजर्व है इसमें से कुछ जो हमने फिक्टिशियस एक डिपार्टमेंट ने दूसरे को बेचा है, एक्चुअली में प्रॉफिट रियलाइज हुआ नहीं है, तो उसे माइनस कर बताएं भैया एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक कितना है कॉस्ट पर। करेक्ट। तो ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में करते थे। अब मैं आपको एचओ का बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कॉन्सेप्ट होने के बाद आप कह सकते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कंप्लीट हो जाएगा। वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम स्टडी मटेरियल, नॉट ऑल क्वेश्चंस बट फ्यू क्वेश्चंस। कुछ टिपिकल क्वेश्चन है वो मैं बात के लिए रख रहा हूँ, कभी कभी ही पूछे जाते हैं। उसमें मिसिंग फिगर वाली चीज़ें आ जाती है, उसमें सिंगल एंट्री वाले कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो उतना कॉम्प्लेक्स में मैं नहीं जाऊँगा। राइट, मतलब एंड में कराऊंगा, बहुत बाद में कराऊंगा, अभी नहीं जाऊँगा। अभी मेन फोकस है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जितने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लाइन में आ रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा वो आप कर लें, उससे प्रैक्टिस कर लें। अपने ब्रांच अकाउंटिंग जो एक बहुत ही मुश्किल चैप्टर माना जाता है, अगर मैं कहूँ पूरे अकाउंटिंग का, आपके ग्रुप 1 का जो सबसे मुश्किल चैप्टर है वो है ब्रांच अकाउंटिंग। तो अगर ब्रांच अकाउंटिंग अच्छे से हो गया, जितना भी हम करते हैं 90% सिलेबस करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग का, तो फिर तो आपका बाकी कुछ बचेगा ही नहीं, बाकी तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखते हैं कुछ मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकाला है स्टॉक रिजर्व की, ज़रा हम बात करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा था, ये खुद ही मैंने बनाया है, खुद क्या बनाया, बुक का ही एग्जाम्पल है बट मैंने सिर्फ एग्जाम्पल को अलग से लिख दिया। मतलब बुक का पूरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया, एक पार्ट का एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया, ताकि हम समझ पाएँ स्टॉक रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है। हेड ऑफिस जो है दोस्तों मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स, एचओ मैन्युफैक्चर्स गुड्स, और गुड्स मैन्युफैक्चर कर इसके दो काम हैं। पहला काम है ये डायरेक्टली जो है कस्टमर्स को सामान सेल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, 30% मार्जिन पर करेगा। मतलब सेलिंग प्राइस में 30% जो है अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो मार्जिन है। और ये बात आप कान खोलकर जो है समझ लीजिए कि मार्जिन जो है कॉस्ट प्राइस पर भी दिया जा सकता है और सेलिंग प्राइस पर भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन साइलेंट है तो सेलिंग प्राइस पर मान लीजिएगा, अदरवाइज कॉस्ट प्राइस पर होगा तो अलग ट्रीटमेंट है, सेलिंग प्राइस पर होगा तो अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल मार्जिन लिखा है तो सेलिंग प्राइस पर या सेल में मान लीजिएगा 30% जो है मार्जिन है। करेक्ट, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। इसके अलावा कस्टमर को बेचने के अलावा ये गुड्स जो है ब्रांच को भी देता है, पर ब्रांच को जो दे रहा है वो 15% ऑन कॉस्ट दे रहा है, 15% ऐड कर दे रहा है अपनी कॉस्ट में। नहीं देना चाहिए सर, कॉस्ट पर दे तो झंझट ही नहीं होगा स्टॉक रिजर्व का। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर दे रहा है, फालतू में कॉम्प्लेक्स कर रहा है चीज़ें हेड ऑफिस, पता नहीं भैया इसको क्या मिल रहा है करके। वो देखना चाहते हैं भैया हम तो कुछ परसेंटेज जोड़ेंगे, उसके बाद ब्रांच इससे ऊपर जो बेचेगा वो ब्रांच का प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये जो सामान ब्रांच के पास आएगा उसे ब्रांच अपने कस्टमर्स को बेचेगा और वहाँ भी जो है 30% का मार्जिन है। अब ये जो 30% का मार्जिन है, सोच कर देखिए, हेड ऑफिस की जो कॉस्ट थी उस पर 30% में डायरेक्टली बेच रहा था, हेड ऑफिस ने 15% जोड़कर ब्रांच को बेचा या अपना माल जो है भेजा, और ब्रांच ने जो है जो सामान उसके बाद बेचा उसमें 30% जो है ब्रांच का प्रॉफिट है। 15% जोड़ के जो एचओ ने भेजा ब्रांच को वो तो ब्रांच की कॉस्ट हो गई एक तरह से, उसके बाद जो सेल करा उस सेल में 30% जो है वो ब्रांच का प्रॉफिट है। तो ये पूरा काम झाम कर दिया हुआ है। अब इस एग्जाम्पल को जो है आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में बस ये एग्जाम्पल ही है और कुछ नहीं है। पता लगे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करा दूं और आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो तो पूरे कॉन्सेप्ट की धज्जियाँ उड़ जाएगी, फुल टू धज्जियाँ उड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं 1,82,000 के फैक्ट्री कॉस्ट पे
फैक्ट्री कॉस्ट एट एचओ जो है उस पे जो है गुड्स आपने बनाए, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1,82,000 फैक्ट्री कॉस्ट पे एचओ ने जो है गुड्स मैन्युफैक्चर करे। मैन्युफैक्चर एचओ ही कर रहा है, ब्रांच मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा है अपने एग्जाम्पल में, वरना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बात तो वही हो गई ना, कॉम्प्लेक्स की हो गई। कितना भी करना चाहो कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पेपर में क्वेश्चन तो आ गया, भाई कर तो सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्स है तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो आपको यहाँ पर अपना डिसीजन लेना है कि भैया जिस चीज़ में टाइम कम लग रहा है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहे हैं उसे पहले कर लो, जो आसान है उसे पहले कर लो। जिसमें दिमाग लग रहा है तो उसमें जो दिमाग वाली कैलकुलेशन है उसको छोड़कर बाकी चीज़ें कर लो, और जहाँ पर कैलकुलेशन है उसको ध्यान से पढ़कर करो, टाइम है तो यहाँ पर आपको ट्रिक प्ले करनी पड़ेगी। और यही जो है सीए एग्जाम्स में जो है कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंदी हो जाता है पेपर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं, सोचने में टाइम लगता है। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करो, यूज टू हो जाओगे इसको कैसे करना है, यूज टू हो जाओगे कैसे करना है, तो आपको समय नहीं लगेगा सोचने में। अब ये 1,82,000 जो है ना, इसमें से जो गुड्स ट्रांसफ़र करे ब्रांच को, वो करे एट 46,000 वाले गुड्स ट्रांसफ़र नहीं करे, 46,000 में गुड्स ट्रांसफ़र करे, यानी मार्जिन जोड़ने के बाद ट्रांसफ़र करे एट 46,000 रुपीज़। और जो डायरेक्टली सेल करा एचओ ने, वो बेचा 2 लाख रुपए में, वो बेचा 2 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए में बेच दिया, करेक्ट। ये जो है ब्रांच ने इसको सेल करा, ये ब्रांच ने टोटल जो सेल करा, जो उसकी सेल्स है, वो सेल्स उसने करी एट 65,200। ओपनिंग स्टॉक है ब्रांच का 9,200। ओपनिंग स्टॉक है एचओ का, डेफिनेटली फिनिश्ड गुड्स का 13,000 रुपीज़। आपको पहले तो फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का और एचओ का, और उसके बाद जो है आपको फाइंड करना है स्टॉक रिजर्व। तो आपको मैं टाइम देता हूँ, इस वीडियो को पॉज करिए, जो मैंने कहानी समझाई है उस कहानी के हिसाब से वीडियो पॉज करके या बैक आ जाइए वीडियो में, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, जस्ट ट्राई टू फाइंड दिस आउट। फाइंड करो जी, फाइंड करो, फाइंड करो जी, फाइंड करो। चलिए फिर मानकर चल रहा हूँ आपने पॉज करा, बैक आए और आपने जो भी है कर लिया। अब मेरे साथ डिस्कस करिएगा। तो भैया क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, अभी मैं यही कर रहा था, फिर मैंने कहा इसको स्कैन कर कर स्टूडेंट को इन अपने पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, जो भी मैंने हाथ से लिखा है 1-2 पेज, तो उसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा, डायरेक्टली करा देते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट कराना है तो डायरेक्टली करा दिया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले एचओ का जो है क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। कैसे निकालोगे सर एचओ का क्लोजिंग स्टॉक? देखिए ओपनिंग स्टॉक जो है एचओ का वो है 9,200, एंड डेफिनेटली जो है एचओ जो है वो तो अपना कॉस्ट पर ही रखता होगा ना सर। एचओ का जो स्टॉक है वो तो कॉस्ट पर ही रहता होगा। जो उसने ब्रांच को बेचा है, जो उसने ब्रांच को सेंड करा है मार्जिन जोड़कर, और ब्रांच नहीं बेच पाया, तो वो जो है ब्रांच के लिए कहीं ना कहीं जो है एज अ कंपनी एज अ होल के लिए कहीं ना कहीं मार्जिन जोड़कर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। पर एचओ का जो स्टॉक है वो तो एचओ ने कॉस्ट पर बनाया, सेल करा तो अच्छी बात है, सेलिंग प्राइस पर सेल कर दिया, बच गया तो बच गया, बाकी ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तो ये तो कॉस्ट पर ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जो है कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर लिया, और मैन्युफैक्चर जो करा है वो है 1,82,000 का। इसके बाद ब्रांच को जो है, ब्रांच को इसने जो है सेंड कर दिया, करेक्ट। तो ये कॉस्ट पर है, ये भी कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है सर? फैक्ट्री कॉस्ट है। फैक्ट्री कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट के बाद जो फैक्ट्री में बनने की कॉस्ट होती है वो वाली कॉस्ट। तो उस कॉस्ट पर जो है आपका सारा स्टॉक आ रहा है, और आपने जो गुड्स बनाए वो आ रहे हैं। इसमें से ब्रांच को इन्होंने जो भेजा वो 46,000 रुपीज़ पर भेजा, यानी x प्लस 15% ऑफ x जोड़कर जो आया वो आया 46,000, राइट। यानी 115% ऑफ x जो है वो 46,000 है। तो एक्चुअली में कॉस्ट क्या रही होगी?
46,000 डिवाइडेड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 40,000। मतलब एचओ ने जो अपना सामान भेजा है उसका कॉस्ट तो 40,000 ही रहा होगा ना, 15% जोड़कर भेज दिया। हम क्या देख रहे हैं, हम क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर निकालेंगे ना सर, क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट पर निकालेंगे ना। कॉस्ट पर निकालेंगे सर, राइट। तो वो मैं आपको निकालना बता रहा हूं कि कॉस्ट पर कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक एचओ का, ठीक है। अगर मिसिंग है क्लोजिंग स्टॉक तो कैसे निकालेंगे? डेफिनेटली अगर मिसिंग नहीं है, पता है, तो डायरेक्टली लिख दोगे इतना क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, साथ में आपने जो है सेल्स भी कर दी है, और सेल्स आपने जो है वो करी है 2,00,000 रुपए की, 2,00,000 रुपीज़ की आपने सेल्स करी है, और 30% जोड़कर करी है सर। तो अगर मैं इसका 70% ले लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी कॉस्ट कितनी है। 70% आ गया 1,40,000। 2,00,000 क्या है? सेल वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट, कि भैया ओपनिंग स्टॉक इतना कॉस्ट पर था, मैंने मैन्युफैक्चर करा 1,82,000, कुछ ब्रांच को मैंने सेंड कर दिया कॉस्ट पर, कुछ मैंने बेच दिया, उसकी कॉस्ट थी 1,40,000, यानी 1,40,000 वाला सामान बेचा है 2,00,000 में। कुल मिलाकर जो है आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका आएगा 15,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक एचओ का। इसमें कुछ भी स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट नहीं है। एचओ को तो क्या दिक्कत है, वो तो खुद बना रहा है, बेच रहा है, बाकी बच रहा है, राइट, बाकी बच रहा है। अब है ब्रांच की बारी। तो ब्रांच के एंगल से देखते हैं ज़रा। पूरी कैलकुलेशन मैंने कर ली थी, अब ब्रांच के एंगल से देखते हैं। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है 9,200, यहाँ गिवन है। तो 9,200 आप यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 9,200। अब क्या करोगे सर इसमें? प्लस रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 46,000। सर गुड्स तो 40,000 के थे ना। अरे भैया, जब ब्रांच का देख रहा हूं तो मैं ब्रांच की कॉस्ट पर देख रहा हूं ना, कि ब्रांच को कितने पर पड़ा। तो 9,200 का उसका ओपनिंग था, उसमें भी कुछ ना कुछ मार्जिन एचओ ने जोड़कर दिया होगा, कुछ एचओ से रिसीव हो गए, तो ब्रांच को तो 46,000 के ही पड़े। उसने कुछ सेल्स कर दी, और सेल्स कितनी करी आप यहाँ देख सकते हो, 65,200 की सेल्स करी। तो 65,200 की जो सेल्स करी है उसमें आप 70% देखिए, क्योंकि 30% मार्जिन है। तो 70% निकालेंगे तो कितना आएगा? 45,640। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, पहले हैंड रिटन बना लिए थे नोट्स, बट उससे पढ़ाने की बजाय मैं पूरा लिख कर ही दिखा रहा हूँ। तो ये जो है क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा, प्रोवाइडेड मैंने प्लस माइनस ठीक से करा हो, दोबारा से नहीं कर रहा ना। तो 9,560 आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा एट ब्रांच कॉस्ट, और ब्रांच का ही है, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है, ब्रांच की कॉस्ट पर है सर। तो यहाँ तक का काम जब समझ में आ गया कि आप एचओ का क्लोजिंग स्टॉक एचओ की कॉस्ट पर निकाल रहे हैं, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच की कॉस्ट पर निकाल रहे हैं। सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। और इवन अगर आप एचओ का अकाउंट भी बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, और उसमें आप बोलेंगे भैया मैंने 46,000 के गुड्स जो हैं मैंने जो है ब्रांच को सेंड करें, यहाँ 46,000 डाल रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट में अपना जीपी भी डाल रहे हैं 6,000 का, आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। तो नेट सेल में जो है 40,000 का ही इंपैक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा एचओ का वो कॉस्ट पर ही आएगा। एचओ ने अपना प्रॉफिट भले ही बुक कर लिया, ठीक है सर, जो ब्रांच ने आगे बेचा उस पर ब्रांच ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ब्रांच ने आगे बेचा उस पर ब्रांच ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया सर। फिर जो ब्रांच नहीं बेच पाया, यानी कि 9,560 का जो क्लोजिंग स्टॉक है जो सेल नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं यहाँ पर एचओ ने तो पूरा 6,000 का प्रॉफिट बुक करा था, जो 46,000 जो है ब्रांच को गए थे, 40,000 का 46,000 में गया था, पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया था एचओ ने। करा होगा ना? करा ही होगा सर। ब्रांच आगे नहीं बेच पाया इसमें से 9,560 रुपये के गुड्स। तो दैट मीन्स कि जो मार्जिन है 15% मार्जिन है जो कॉस्ट पर, करेक्ट,
यानी x प्लस 15% ऑफ x अगर 9560 है जो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, तो इसमें एक्चुअल कंपनी की कॉस्ट कितनी होगी, एचओ का मार्जिन कितना होगा, आप ये भी देख सकते हो एचओ का मार्जिन कितना होगा। अगर 115% ऑफ x अगर 9560 है तो 15x कितना होगा, तो x कितना होगा सर 9560 बाय 115 इंटू 100। तो आप यहां लिख सकते हैं 9560 ये आएगा 8313। और अगर 8313 इसमें से माइनस कर लो, क्योंकि ये तो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है ये तो कंपनी की, तो अगर आप 9560 से माइनस कर लें 8313 तो कहीं ना कहीं आएगा 1247 का आपका स्टॉक रिजर्व, कि भैया एक्चुअली में जो है एचओ ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया ब्रांच को सामान बेचकर, ब्रांच ने आगे बेचा, उसका प्रॉफिट ब्रांच ने बुक कर लिया, पर ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक कुछ बच गया एट ब्रांच कॉस्ट। कंपनी एज अ होल अगर देखा जाए, कंपनी एज अ होल अगर देखा जाए, सिर्फ ब्रांच का बना रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी एज अ होल जब बनाओगे तो वहां पर आप लिखोगे भैया क्लोजिंग स्टॉक टोटल तो इतना है, एचओ का इतना है 15,000, ब्रांच का 9560 है, बट कहीं ना कहीं 1247 जो है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा प्रॉफिट है जो एचओ ने तो बुक कर लिया पर ब्रांच आगे उसको जो है सेल नहीं कर पाया, और इसीलिए वो प्रॉफिट पूरी कंपनी एज अ होल का नहीं हो पाया, इसलिए इसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक पर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। यदि आपका पहले कोई स्टॉक रिजर्व नहीं बना तब तो टोटल इतना बनेगा, और यदि ओपनिंग स्टॉक पर कुछ बना हुआ है ऑलरेडी, मान लेते हैं 1200 का स्टॉक रिजर्व ऑलरेडी जो है ओपनिंग पर आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 1200 रुपये का ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आ रहा है, तो या तो आप इस ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को पहले रिवर्स करें और 1247 का स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग पर बनाएं, राइट, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक तो बिक गया होगा ना, तो उसका जो स्टॉक रिजर्व बना है उसे रिवर्स करना पड़ेगा। या फिर दूसरा इसका मैकेनिज्म क्या होता है, दूसरा होता है कि भाई 1200 तक का तो पहले से बना हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पर 1247 का एक्चुअल में स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग होना चाहिए, तो 47 रुपीज़ का और पीएनएल में डेबिट करके स्टॉक रिजर्व को इंक्रीज कर लो, तो 1247 का आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हो जाएगा। या तो पूरा रिवर्स कर लो ओपनिंग का, कि भाई पिछली बार बनाया था इस बार रिवर्स कर लेते हैं, पिछली बार बनाया था इस बार रिवर्स कर लेते हैं, और इस बार जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उस पर दोबारा से बनाएंगे, या तो ऐसे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ओपनिंग का रिवर्स कर लो 1200 और यहाँ बना लो 1247, तो नेट इम्पैक्ट तो 47 का ही जा रहा है, या इसको रिवर्स मत करो, सिर्फ 47 यहाँ पे डाल दो पीएनएल में, तो ओपनिंग का बैलेंस आ रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस 47 उसमें और ऐड हो जाएगा, तो 1247 का बन जाएगा, कि भैया बैलेंस शीट में जब दिखाओगे तो बोलोगे हाँ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है 9560 का माइनस 1247, या फिर यहाँ पर लिखोगे 1247 लाइबिलिटी साइड पे प्रोविजन फॉर स्टॉक रिजर्व या अंडरलाइज प्रॉफिट, कुछ भी कह लो, प्रोविजन फॉर अंडरलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो ये आपका पूरा काम जाम है सर, समझ रहे हैं आप, ये कॉन्सेप्ट आपको आएगा तो मेजर एडजस्टमेंट जो होती है स्टॉक रिजर्व का जो मेजर काम होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी जब भी आप क्वेश्चन को करें, ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कुछ भी करें, तो उसमें स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग रखें और बाकी पूरी चीज़ को अलग तरीके से देखें, ताकि फटाफट काम हो जाए, मिक्स ना करें, अच्छा ये है और बाकी जो स्टॉक रिजर्व देखना है वो चलो अलग से कैलकुलेशन कर देख लेते हैं कितना है। इससे क्या होगा, आपका फटाफट काम हो जाएगा, आप फटाफट जो है अकाउंट्स बना पाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा सर मैडम, और उसके बाद जो है मैं विधा लूँगा कि भाई अब बहुत हो गया, टिपिकल क्वेश्चंस को छोड़ेंगे, मिसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है, ये करना है वो करना है, आ सकता है, चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं, अक्टूबर में कराऊंगा बाद में। अभी के लिए इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को 2 क्वेश्चन और करेंगे स्टडी मटेरियल के और कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं, कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं सर एंड मैडम। फिर फॉरेन ब्रांच का एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, और आपकी फॉरेन ब्रांच का भी जो है क्वेश्चन वोश्चन करके कॉन्सेप्ट समझ के जो है हम पूरा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को क्लोज करते हैं अगली 2-3 क्लासेस में फटाफट से। एंड देन डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो होंगे, और फिर डिपेंडेंट ब्रांचेस के क्वेश्चंस होंगे। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर तक का आ सकता है। कई बार स्टूडेंट्स इसको छोड़कर चले जाते हैं, पहले ग्रुप 2 का हुआ करता था, अब ग्रुप 1 में डाल दिया है, छोड़ के जाने जैसा नहीं है। अगर जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट करा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का, कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, बैलेंस वगैरह कैसे दिखता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट पता है, स्टॉक रिजर्व का ट्रीटमेंट पता है,
तो फिर तो अब डरना ही नहीं ना, फिर तो सारी चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। अनलेस एंड अनटिल कोई टिपिकल क्वेश्चन आ गया, मिसिंग फिगर है, ये है वो है, कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा कि कैसे स्टार्ट करना है, उसमें कन्फ्यूज होने से बेटर क्या है कि आप बाकी क्वेश्चंस करें, उसे चॉइस में छोड़ें। और अगर वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन आया है, ट्रायल बैलेंस गिवन है ब्रांच का, एचओ का, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री गिवन है, भैया जो ब्रांच ने एंट्री पास करनी थी नहीं करी, एचओ को करनी थी नहीं करी, पास करो, ट्रायल बैलेंस अपडेट करो, दोनों का पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस इनकॉर्पोरेट करो ब्रांच का जो है इन द बुक्स ऑफ एचओ, और एचओ का फिर फाइनल बना लो, कंसोलिडेटेड बना लो, बैलेंस शीट या पीएनएल जो भी है। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, करेक्ट। तो चलिए फिर यही था आज के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।